नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की हमारी नई वीडियो में। यूनिवर्सिटीज़ एंड स्कूल इन फ्रांस की प्लेलिस्ट की नई वीडियो होने वाली है ये। और जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम आए हैं एसेक बिजनेस स्कूल, जो कि बहुत ही जाना माना स्कूल है फ्रांस और विदेश में भी, पूरे वर्ल्ड में। तो काफ़ी लोगों की ख्वाहिश होती है कि इस स्कूल में आ पाएँ और उनका एडमिशन यहाँ हो पाए। मेरी भी थी, पर मेरा पेपर क्लियर नहीं हुआ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर आपका इरादा है, अगर आप आना चाह रहे हैं स्कूल में, तो आपके जो भी डाउट हो वो आज हम क्लियर कर पाएँ। साथ ही आपको कैंपस टूर भी कराएंगे। जो भी टेक्निकल डिटेल्स आप जानना चाह रहे हैं वो आज हम यहाँ के एक स्टूडेंट से पूछेंगे, उनका रिव्यू लेंगे, ताकि आपके आने की प्रोसेस यहाँ पे एक फ्लॉलेस हो पाए। तो चलिए चलते हैं स्कूल के अंदर। तो वीडियो शुरुआत करने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं हमारे गेस्ट के बारे में। तो आप कृपया करके हमारे दर्शकों को बताएं अपने बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड आपका, आपने पढ़ाई कहाँ करी, आपका वर्क एक्सपीरियंस कैसा रहा और कैसे शेप हुआ आपका करियर फ्रांस में आने की तरफ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसेक। फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप मज़ा आ रहा होगा अभी यहाँ बहुत ज़्यादा। बिफोर कमिंग टू एसेक, मैं जब इंडिया में था, मैंने अपनी स्कूलिंग गोवा में करी थी। आई डिड ऑल ऑफ माई स्कूलिंग देयर। फिर 11th-12th में आई पिक साइंस, आई डिड इंजीनियरिंग, सॉरी मैंने जेई की प्रेप करी। फिर मैंने जेई दी, आई वेंट टू IIT दिल्ली, वहाँ मैंने बीटेक करी इंजीनियरिंग फिजिक्स में। एंड आई ग्रेजुएटेड इन 2024 अगस्त। सो ग्रेजुएट होने से पहले आई हैड ऑलरेडी अप्लाइड टू अ सर्टन बिजनेस स्कूल, क्योंकि मुझे पता था मुझे आगे पढ़ना है। आई वॉज नॉट कीन ऑन वर्किंग। सो एज सुन एज आई फिनिश्ड माई कॉलेज बैचलर्स, मैं ऐसे आ गया इन 2024। और फिर मैं यहीं पे हूँ अभी तक, M2 कर रहा हूँ अभी मेरा यहाँ पे, और मेम प्रोग्राम में। सो यस। क्या बात है। तो जैसा कि आपने सुना है, IIT दिल्ली से पढ़े आए हुए हैं और आप जानते हैं एसेक भी बहुत ही हाई रैंकिंग स्कूल है। तो हमें अभी फ़िलहाल सुन के तो ऐसा लग रहा है कि बहुत हाई रैंकिंग स्कूल के ही लोग यहाँ पे आ पाते हैं, लेकिन ये मिथ बस्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर ये मिथ है तो आपका इस मामले में क्या कहना है कि आपके जो भी पीयर्स हैं, जितने भी आपने अपने दोस्त वगैरह देखे हैं क्लासेस में या किसी और सेक्शन में भी, जो भी इंडियन कम्युनिटी यहाँ पे है, कोई ऐसे भी हैं जो Tier 2 लेवल या Tier 3 यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं इंडिया से, और वो यहाँ पे एसेक में एडमिशन ले पाए और प्रॉपरली अपनी एजुकेशन आगे कंटिन्यू कर पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मेरे इनफैक्ट काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, और मेरे जितने फ्रेंड्स हैं मोस्टली सीनियर्स ही है, क्योंकि वो लोग मोस्टली वर्क एक्स के साथ आ रहे हैं। जैसे कि आपने कहा डिफरेंट कॉलेजेस, तो डिफरेंट बैकग्राउंड से भी है। मैं भी इनफैक्ट एक कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मैं साइंस बैकग्राउंड से था। सो इनफैक्ट बहुत सारे साइकोलॉजी बैचलर्स जिन्होंने करा है, या फिर जिन्होंने कॉमर्स में भी अपने ऑनर्स करा है, BCom हो गया, या फिर इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, या कुछ भी। उसके अलावा आर्ट्स के भी काफ़ी सारे बच्चे हैं यहाँ पे, जो आफ्टर वर्किंग अ सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम यहाँ पे आए। और इनफैक्ट इंजीनियर्स तो है ही यहाँ पे, लाइक मी। एंड फ्रॉम ऑल द पार्ट ऑफ द कंट्री, देयर आर पीपल फ्रॉम आंध्र प्रदेश, देयर आर पीपल फ्रॉम तमिलनाडु, बंगाल एंड एवरीवेयर। सो ऐसे नहीं है कि कोई कंडेंस्ड पॉपुलेशन है कि यहाँ पे सिर्फ ऐसे लोग हैं। ऑल टाइप्स ऑफ पीपल आर हियर, एंड इट्स वेरी फन बिकॉज यू गेट टू मीट ऑल द न्यू पीपल। मेरे को यहाँ पे आके इनफैक्ट काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मैं पहले सिर्फ इंजीनियरिंग के बच्चों से ही मिला था, बट यहाँ पे आके मेरे को बहुत सारे डाइवर्स बैकग्राउंड के बच्चे मिले। सो बहुत ज़्यादा नई चीज़ें मेरे को सीखने मिली इनफैक्ट उनसे। सो यस, चाहे छोटा स्कूल हो चाहे बड़ा स्कूल हो, हाँ, ऐसी स्कूल कोई से तो दिक्कत कुछ मैटर नहीं करता, ऐसा कुछ मैटर नहीं क्योंकि इनफैक्ट स्किल्स है ना आफ्टर ऑल जो इम्पोर्टेंट है। तो और सबका एक ओपिनियन होता है, सबका एक पर्सपेक्टिव होता है, और सबके सेम गोल्स नहीं होते, सबकी सेम लर्निंग्स भी नहीं होती। सही बात। तो सब इंसान से आप कुछ ना कुछ सीख सकते हो। ये काफ़ी अच्छी बात कही इन्होंने कि अलग अलग तबके से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, चाहे वो स्कूल्स की बात करें, चाहे वो डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया हो, वहाँ से लोग यहाँ आ रहे हैं और एक छोटी सी कम्युनिटी क्रिएट कर रहे हैं जो कि स्टूडेंट है। उस कम्युनिटी का नाम स्टूडेंट है, कुछ ऐसा नहीं कि वो एक पर्टिकुलर ग्रुप है। तो ये आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया हमें। इससे हम अगला सवाल अगर आपसे पूछें कि आपने फ्रांस से क्यों चूज़ किया? जर्मनी भी जा सकते थे, US भी जा सकते थे, और कोई कंट्री भी सेलेक्ट कर सकते थे, लेकिन फ्रांस ही क्यों? ठीक है, तो किसी और कंट्री को गलत बोलने के अलावा मैं अच्छे रीजंस देता हूँ प्रोस फ्रांस आने के। जी। तो इनफैक्ट मैं जब गोवा में अपनी स्कूलिंग कर रहा था, तो मैंने 8th क्लास में ही एक ऑप्शन था हमको फ्रेंच पढ़ने का। ठीक है। तो दूसरी ऑप्शन थी मराठी या कोंकणी पढ़ लो, जो वहाँ के रीजनल लैंग्वेज है। तो वो तो देवनागरी लिख लिख के मैं थक गया था, क्योंकि नंबर भी कट जाते हैं ग्रामर में। तो फ्रेंच ले ली थी मैंने उस टाइम, क्योंकि आसान लैंग्वेज थी, नई से सिखा रहे थे। और मैंने 8 से 12 तक फ्रेंच करी, मैंने 10th और 12th दोनों की बोर्ड एग्जाम में। क्या बात। फ्रेंच एक लैंग्वेज थी, तो मैंने तब काफ़ी पढ़ी थी। फिर कॉलेज बैचलर्स करते हुए तो पूरा छूट ही गया था। बट इवेंचुअली जब मैं अप्लाई कर रहा था, तब मुझे कॉलेजेस काफ़ी अच्छी लगी यहाँ पे, और फिर मुझे लगा कि मेरा एक लर्निंग भी है थोड़ी सी, तो मुझे जाना चाहिए। और फिर मैंने इवेंचुअली फ्रांस ही चूज़ करा, क्योंकि मैंने जितने स्कूल्स पे अप्लाई करे, हम आगे डिस्कस करेंगे, तो उसमें एक ही ऐसा कॉलेज था जो फ्रांस में नहीं था। अच्छा। सो मतलब फ्रांस में आना था, वो कॉलेज मिल भी गया था, बट नहीं गया मैं। तो मैक्सिमम प्रेफरेंस आपकी शुरुआत से फ्रांस ही रही, क्योंकि लैंग्वेज भी आपने सीखी। और शेंगन जोन भी तो है, घूम भी सकते हैं। घूम भी सकते हैं।
तो कितना घूम लिया आप अभी तक, वैसे घूम अरे पाए? काफ़ी तो नहीं घूम पाया बट अब शायद Same. घूम पाओ। हमारा भी यही सिस्टम है दोस्तों, जब से आए हैं थोड़ा बहुत ही घूम पाए हैं, जितना भी घूम पाए हैं आपको आपके साथ हमने शेयर किया है चैनल पे। लेकिन फ़िलहाल पढ़ाई के टाइम यही कोशिश रहती है कि पहले पढ़ाई पूरी कर लो प्रॉपर्ली, थोड़ा थोड़ा घूम भी सकते हैं और आगे चल के जैसा हो वैसा हो पाए। तो आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया, लेकिन कुछ आपको कल्चर के बारे में भी जानकारी थी, फ्रांस में कैसा होता है, किस किस्म के लोग होते हैं, और क्या आप रेडी थे जिस लेवल की फ़्रेंच यहाँ बोली जा रही है उसके लिए रेडी थे आप या नहीं? और ऊपर से मेरा ये सवाल भी, आपने 8 से 12 तक पढ़ी, तो आपका फ़्रेंच का लेवल क्या है? अरे मेरा फ्रेंच का देखो, मैं फ्रेंच फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, मेरी उतनी अच्छी नहीं है ये तो ऑनेस्ट टू गॉड बात है। ठीक है। और जैसे कि हम हिंदी बात करते हैं, कोई जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंडियन फ्रॉम द साउथ इज कमिंग अप नॉर्थ, और वो हिंदी में डिफिकल्टी फेस करेगा, क्योंकि वो अगर उसने पढ़ी भी है तो हम जो हिंदी बात करते हो काफ़ी डिफरेंट है जो हम लिखते हैं। जैसे हम जैसे लिखते हैं उसमें केवल इतनी चीज़ें मिली, ऐसे थोड़ी बात करते हैं, नहीं करते। तो फ्रांस में भी ऐसा ही है कि वो सारे वर्ड यूज़ नहीं करते, उनकी खुद की स्लैंग्स होती है, वो तेज़ बोलते हैं अपनी भाषा, तो काफ़ी मुश्किल होती है समझना, जो भी मुश्किल है, बट धीरे धीरे सीख सकते हैं। तो उनसे कन्वर्सेशन मेंटेन करना तो मुश्किल है, बट I can get the idea across the table, which is I think more which is important. wonderful, at least at this point, yes, right? And I hope they also show some energy to communicate back. Sure. And I think they do as well. Like Yes. there are many times when this is what we would like to even tell our viewers as well. Like if you try to speak French and if you talk with these people, what you'll see is that they go above and beyond to help you out, Yes. and they even help you with the vocabulary as much as possible. तो फ्रेंच के ऊपर हमने अभी थोड़ा सा टच किया, लेकिन मैं चाहूँगा कि फ्रेंच वाला क्वेश्चन हम पहले ही बाहर कर दें, लोगों को क्लियर कर दें। फ्रेंच कितनी ज़रूरी है मेरे दोस्त यहाँ पे? यार एज अ स्टूडेंट एट एसेक तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सबको इंग्लिश आती है और इंटरनेशनल स्कूल है। इनफैक्ट इनके 3 कैंपस है, एक सिंगापुर में, एक मोरक्को में, रबाट नाम का एक सिटी में जी, और पेरिस में। इनफैक्ट इनके 2 या 3 अलग अलग जगह क्लासेस होती है, बट ये सबसे बड़ा कैंपस है। ओके। एक ला डिफेंस नाम के एरिया में भी इनका है, और एक मेजों देसेक करके, मुझे अच्छे से नहीं पता उसके बारे में, बट सबसे बड़ा कैंपस यही है। ठीक है, जब हम कह रहे हैं ये वाला, तो हम किस कैंपस की बात कर रहे हैं? सरजी कैंपस। सरजी कैंपस। इसके लिए आपको RERA लेनी पड़ती है? हाँ, एल भी ले सकते हैं। एल भी ले सकते हैं, और पेरिस से आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो बहुत सही इन्होंने कहा कि इस कैंपस पे जो भी नॉर्मली बिजनेस स्कूल्स हैं जहाँ पे इंग्लिश कोर्स कवर हो रहे हैं, वहाँ पे सभी लगभग इंग्लिश बोलेंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन अगर आपने ट्रैवल भी करके थोड़ा बहुत देखा होगा, तो आपको लगता है कि विदाउट फ्रेंच सर्वाइव किया जा सकता है और जॉब मार्केट में सर्वाइव किया जा सकता है? अगर फुल टाइम जॉब की बात करें, अगर इंटर्नशिप की बात करें, तो आप क्या कहेंगे? यार फुल टाइम जॉब और इंटर्नशिप्स के लिए तो अप्रेंटिसशिप्स और इंटर्नशिप्स के लिए तो फ्रेंच उतनी नेसेसरी कभी कभी नहीं होती, क्योंकि वो रूल्स ही एक्सक्लूसिव डिजाइन होते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, या फिर स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए जो बाहर के मार्केट्स एक्सप्लोर कर रहे हैं जी। और वो काम काफ़ी कनेक्टेड होता है, तो उसके लिए एक्सपेक्ट नहीं करते काफ़ी सारे एम्प्लॉयर्स। बट व्हेन इट कम्स टू फुल टाइम मार्केट, मैंने काफ़ी अपने सीनियर सुना है, अभी तक मैंने तो अप्लाई नहीं करा, बट फ्रॉम व्हाट आई हैव लर्नड इज कि हैविंग अ गुड लेवल ऑफ फ्रेंच इज अप्रिशिएटेड, ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुड जॉब्स, बिकॉज वो एज अ आपको फुल टाइम एम्प्लॉय ले रहे हैं, तो वो भी एक ट्रस्ट शो कर रहे हैं आपके एम्प्लॉयमेंट पे, तो आपको भी एक फेथ दिखाना चाहिए, वो एक्सपेक्ट करते हैं। मैं भी एग्री करूंगा इस बात से, क्योंकि जितने भी कंपनीज़ में मैंने अभी तक काम किया है, मैंने ये पाया है कि इंटर्नशिप्स अप्रेंटिसशिप्स के लिए तो नॉर्मल ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि अगर आप एक फुल टाइम जॉब के लिए जा रहे हैं और वो पूरी टीम फ्रेंच है, तो क्योंकि आप उस टीम का एक अटूट हिस्सा बनने जा रहे हैं और आप चाहेंगे कि सभी एक पेज पे हों, तो उसके लिए थोड़ा सा लैंग्वेज का फ़र्क पड़ता है। और काफ़ी सारी लैंग्वेज, जैसे आप देखेंगे CDI के लिए मैक्सिमम फ्रेंच प्रेफरेंस ही उनकी रहती है, तो वो वाली बात भी है। तो दोस्तों, फ्रेंच सीखना बिल्कुल ना भूलें। भाई ने तो 8वीं से 12वीं तक पढ़ी, तो इसलिए तो ये अंडरमाइन ही करेंगे, लेकिन आपने ज़रूर पढ़नी है। आप पढ़ के आए, लगभग B1 B2 तक करके आए। मेरी खुद की नहीं हुई अभी तक, पर मैं पछता रहा हूँ आज भी, पर आप नहीं पछताएं, क्योंकि आपकी सफलता में हमारी सफलता भी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो हमारा है कि आपने फ्रांस तो सेलेक्ट कर दिया, आपको फ्रांस बढ़िया लगा, लेकिन हमारे को थोड़ा सा आप बताएं कि आपकी जो प्री एडमिशन प्रोसेस थी, जो सर्च थी कॉलेजेस के लिए, वो कैसे थी? आपका जो स्कूल हंटिंग जर्नी जिसको हम कहेंगे, कितने स्कूल आपने अप्लाई किए, और बाकी सवाल हम बाद में पूछेंगे। ठीक है, तो मैं एक क्रोनोलॉजी में समझाता हूँ जी। तो दिसंबर 2023 के अराउंड मैंने अप्लाई करने का स्टार्ट करा था, मतलब देख रहा था मैं कॉलेजेस कैसे कैसे करने हैं। सो मैंने देखे सारे कॉलेजेस कंपेयर करे, मुझे ये तो पता था कि यूरोप ही जाना है ना, मुझे US तो बिल्कुल नहीं जाना था उस टाइम, और अब तो लोग समझ गए होंगे क्यों नहीं जाना क्यों नहीं जाना, ठीक है। तब थोड़ा थोड़ा प्रोफेटिक चीज़ थी वो जी, पर अब तो ठीक है। तो तब ऑप्शंस UK और फ्रांस ही थे, क्योंकि जर्मनी मोस्टली इंजीनियरिंग के लिए ज़्यादा फेमस है जी। तो मैंने अपने प्रोज और कॉन्स वे करे, यही तो तरीका होता है कोई भी डिसीजन लेने का। सही बात।
सो यूके फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को प्रॉब्लम ये लगी कि वहाँ पे मास्टर्स 1 साल का है, जो एक इनफ टाइम नहीं लगा मुझे जी। और जो कि मुझे काफ़ी सारे बाकी ग्रेड से बात करता हूँ तो वो भी मुझसे एग्री करते हैं कि 1 साल कम है। उसके अलावा दूसरी चीज़ ये थी कि फ्रांस में जैसे अप्रेंटिसशिप जो मैं कर रहा हूँ अभी, उसके काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस है जो आपको एक वर्क एक्सपीरियंस का मौका देते हैं बिल्कुल। और उसके अलावा इंटर्नशिप्स और एलुमनाई बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है फ्रांस में और इस कॉलेज का बहुत रेपुटेशन है, स्पेशली फ्रांस और बाकी इनकी कैंपस जो सिंगापुर हो गया और अफ्रीका की जो भी। तो जॉब मार्केट काफ़ी बड़ा मुझे एक्सप्लोर कर सकता हूँ मैं, क्योंकि इनकी बहुत बड़ी एलुमनाई नेटवर्क है। तो सब वेई इन करने के बाद मैंने जो कॉलेज नैरो डाउन करी थी, 5 कॉलेजेस थी, उसमें से मैंने 4 फ्रांस की थी। एक तो एसेक, HEC, एडहेक और ESCP, ये 4 कॉलेज थी और यूके की एक LBS थी। तो इन 5 कॉलेज में अप्लाई करने का मैंने नैरो डाउन करा। उसके बाद मैंने रिक्वायरमेंट्स देखी कि हर एक कॉलेज की क्या रिक्वायरमेंट है। कहीं कुछ कॉलेज GMAT ले रही थी, कुछ सिर्फ GMAT ले रही थी, कुछ कैट के स्कोर्स भी ले रही थी। मैंने कैट दी हुई थी दिसंबर 2023 में और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया, आई गॉट 99.2 और 3 परसेंटाइल। क्या बात है। सो उससे भी मैं कर सकता था अप्लाई, और एसेक और एडहेक तो एक्सेप्ट भी कर रही थी, बट फिर भी मैंने सोचा कि GMAT देनी चाहिए क्योंकि ये लॉन्ग टर्म काम आएगी। सो आई गॉट द GMAT फोकस एडिशन, उसमें भी काफ़ी अच्छा स्कोर आ गया एंड आई गॉट इनटू ऑल द कॉलेजेस एक्सेप्ट HEC। और HEC का इंटरव्यू मैंने सबसे पहले दिया था, उन्होंने सबसे पहले मेरा इंटरव्यू लिया था और मुझे पता था कि वो इंटरव्यू मैसअप हो चुका है। सो आई वॉज क्वाइट ओके विद द डिसीजन ऑफ देम रिजेक्टिंग मी। बट माफ करना, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ, पर आपको ऐसा क्यों लगा कि आपने इंटरव्यू मैसअप कर दिया था? हाँ, क्योंकि मैंने जवाब ही सही से नहीं दिए थे। अच्छा, थोड़ा वो भी होगा हुआ कि पहला इंटरव्यू था, थोड़ा आदमी डर डर भी जाता है, पर कोई दिक्कत नहीं, पर अच्छा ही हुआ। सही है। फिर आप वो कह रहे थे आगे, फिर क्या हुआ? तो फिर मतलब सेकंड बेस्ट मेरे को रैंक, जो मैंने रैंकिंग सोची थी उसके हिसाब से तो HEC मेरे हिसाब से फर्स्ट था, बट फिर ऑब्वियस सेकंड बेस्ट एसेक था। और LBS तो मैंने ऐसे ही बैकअप के लिए दिया था कि अगर कुछ भी नहीं हुआ तो वहाँ चला जाऊँगा, बट वो भी ठीक ही रहा। तो एज सुन एज आई गॉट इनटू एसेक आई एक्सेप्टेड द ऑफर एंड पेड द फीस व्हाटएवर, राइट, एंड फिर इट वाज ऑल गुड। और आपने जो इनटेक सेलेक्ट किया था, इसमें कितने इनटेक होते हैं वैसे आपके कोर्स के लिए? MIM के लिए जी। सो MIM हैज़ 2 intakes, वन इज कॉल्ड ASTI एंड अदर इज कॉल्ड ASTF। तो जो ASTI है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, और ASTF इज फॉर ओनली द फ्रेंच स्टूडेंट्स। ओके। तो ASTF काफ़ी कम्पिटिटिव होता है क्योंकि फ्रांस में काफ़ी ज़्यादा रेपुटेशन है और BBA के काफ़ी बच्चे भी आते हैं जी। और ASTI इज़ नॉर्मल, आपको वो देना है, ऐसे लिखने हैं, LORs फ्रॉम योर प्रॉफ और समवेयर वर्क एक्सपीरियंस वाले GMAT स्कोर्स, एंड इनटेक होता है ऑलमोस्ट 500 to 600 दोनों का ही, ASTI और ASTF का। ओके। क्योंकि बहुत सारे कैंपस है ना, तो काफ़ी लोग फ्रांस से सिंगापुर चले जाते हैं, कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी सिर्फ सिंगापुर जाना पसंद करते हैं। तो जब आप कह रहे हैं कि 500 से 600 का था, तो मतलब 500 से 600 लोगों के लिए, मतलब ASTI के 500 से 600 और ASTF के भी 500 से 600, जितने भी कैंपसेस कंबाइंड हैं। हाँ, जितने भी कैंपस कंबाइंड है। क्या हम ये कह सकते हैं कि ये वन ऑफ द बिगेस्ट कैंपस है या कोई? हाँ, ये इनका फर्स्ट कैंपस है ना। ये फर्स्ट कैंपस है, हाँ। ठीक है। तो आपने थोड़ा सा GMAT और कैट के ऊपर भी टच हाँ किया, जी। तो आपके कैट वाले स्कोर्स रेलेवेंट थे कौन कौन से स्कूल्स में? एसेक, ESCP और शायद एडहेक, बट मैं एडहेक का श्योर नहीं हूँ। एडहेक के श्योर नहीं है। और GMAT आपने फिर भी दिया, तो हाँ। आपने इन दी एंड GMAT का स्कोर कंसिडर करवाया यहाँ पे? मैंने आप दोनों ही रिजल्ट भेज दिए थे। दोनों भेज दिए? हाँ। वैसे जनरली इनकी रिक्वायरमेंट क्या रहती है? क्या GMAT कंपलसरी की? है? GMAT कंपलसरी है? नहीं, कोई भी एक चल जाता है। कोई भी एक चल जा रहा है। हाँ। तो ये भी अच्छी चीज़ है दोस्तों कि अगर आपने कैट दे रखा, आप वहीं पे IIMs वगैरह की अगर आप तैयारी कर रहे थे या किसी भी स्कूल की आप तैयारी कर रहे थे, आपने कैट दे रखा है और वो यहाँ पे पहले ही कंसिडर हो रहा है, तो ये भी आपको एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है इन दी एंड। एक्स्ट्रा विन तो इंडिया के लिए कि कैट एक्सेप्ट हो रहा है फ्रांस के स्कूल में। हाँ, सही बात है। मतलब कि जो भी बंदा आ रहा है उसको ऐसा नहीं कि उसने कैट दे रखा था, ऐसा नहीं GMAT अलग से देना है। हाँ, कितने का पेपर क्योंकि है? GMAT काफ़ी महंगा एग्जाम है महंगा ना। पेपर है। कैट कितने का होता है वैसे? कैट तो काफ़ी, मतलब सस्ता तो नहीं कहूँगा, बट अफोर्डेबल ही होता है। मुझे पता नहीं है अभी कितने का उसका टेस्ट रहता है, बट सम थाउजेंड्स होंगे जी। और GMAT लगभग मेरे ख्याल से सम थाउजेंड्स पर डॉलर्स में। हाँ, मेरे ख्याल से 100 120 पता नहीं, चेक करके हम नहीं, बता ज़्यादा ही देंगे। है उससे। 200 यूरोस? उससे ज़्यादा है, मुझे पता है। 200 से भी ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा भाई। पर क्योंकि कोई उसमें आप रजिस्टर करते हो, फिर मॉक टेस्ट के भी चार्जेस होते हैं ना। आपने दी थी GMAT या गेट दी थी? हमने नहीं दिया भाई GMAT। अच्छा। हम वो छात्र हैं जिन्होंने उस टाइम अप्लाई किया जिस टाइम कोविड थोड़ा सा अच्छा। दौर पे था अपने, और उस टाइम कुछ कॉलेजेस ने ये ऑफर कर दिया था कि आप विदाउट GMAT आ सकते हैं। वाओ। तो उसके दौरान हमारे को न्योमा सही पड़ा और एक दो और कॉलेजेस भी थे जिसमें हमने अप्लाई किया था, पर क्योंकि अब हमारे को एक्स्ट्रा मेहनत करनी नहीं थी, हम थोड़े
लेथार्जिक छात्र में से आप मान सकते हैं उस टाइम के, तो हमने दिया ही नहीं जीमैट और फिर ऐसे ही नॉर्मली जो हमारा एडमिशन हो गया। मैंने न्यूमा ईएम लियोन भी सोच रहा था, बट फिर मैंने सोचा कि या तो पेरिस जाना है या लंदन, तो क्या बात है, फिर मैंने उस पर नैरो डाउन कर सिर्फ लिया। बड़ी सिटी जाऊंगा। हाँ, क्योंकि फ्लाइट डायरेक्ट आ सकती है ना पेरिस ये में बात भारत सबसे से। बढ़िया बात। वैसे न्यूमा का कैंपस भी पेरिस में है, लेकिन अच्छा। जब आपको एसेक मिल रहा है तो आप न्यूमा क्यों ही जाएंगे, पर खैर ये एक सब्जेक्टिव सोच हो हाँ सकती है। बिल्कुल। अब अगला क्वेश्चन हमारा होगा स्कूल की तरफ से, लेकिन स्कूल में मेरी महारत हासिल नहीं है, वो उसमें महारत हासिल है मेरे कोलीग को, तो मैं उसको इनवाइट करूंगा आगे का इंटरव्यू कैरी आउट करने के लिए। आइए। तो जैसे कि मेरे कलीग ने बताया कि मुझे स्कूल के बारे में काफ़ी महारत है, क्योंकि रिसर्च मैंने बहुत डीपली करी थी इस बारे में। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आपने पर्टिकुलरली इसी कैंपस को क्यों चूज़ करा, क्योंकि एसेक के तो 2 अलग कैंपस और हैं। इसके अलावा 2 हाँ। और कैंपस है, आप सही कह रहे हो। तो मैंने जैसे बताया मुझे कि यूरोप ही आना था, मतलब मेरा मन नहीं था कि सिंगापुर जाओ या रबाट जाओ। और सेकंड ऑफ ऑल कि मुझे तो यहाँ ये मेन कैंपस है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो सारे जो भी कोर्सेज होते हैं जो वहाँ पे फ्लोट होते हैं वो यहाँ पे तो डेफिनेटली होता है, तो कोई मतलब चेंज नहीं हो रहा था कहीं और जाने से एक्सपोजर का। सिंगापुर कैंपस थोड़े फाइनेंस के अलग कोर्सेज ऑफर करता है जो सिर्फ एशिया स्पेसिफिक है, बट उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था, सो आई केम टू यूरोप एंड आई प्लान ऑन कंटिन्यूइंग हियर। चलो बहुत बढ़िया। और अगर मैं बात करूं एसेक की, मुझे तो पता है, जैसे कि मैंने रिसर्च भी मारी, जैसे कोई नया व्यूअर है बिल्कुल जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, अपनी हंटिंग जर्नी स्टार्ट कर रहा है फ्रांस में, तो रेपुटेशन क्या है स्कूल की मार्केट में? काफ़ी अच्छी रेपुटेशन है। मतलब मैं अभी ऑफिस जाता हूँ, कोलीग से बात करता हूँ या किसी भी फ्रेंच बंदे को मिलता हूँ, मुझे पूछता है कि व्हाट डू यू डू इन फ्रांस, मैं बताता हूँ कि स्टूडेंट हूँ, आई स्टडी एट एसेक, तो दे आर काइंड ऑफ इम्प्रेस्ड कि अच्छा स्कूल है, काफ़ी नामी स्कूल है, काफ़ी पुराना स्कूल है। सो देयर इज अ थिंग कॉल्ड ग्रैंड एकोल, पता ही होगा। सो इट्स वन ऑफ द ग्रैंड एकोल्स, तो इसलिए शायद काफ़ी फेमस है। और अगर एल्यूमिनाई नेटवर्क के बारे में बात करें, जो बंदे यहाँ से पढ़ लिए हैं, क्या कभी किसी ने आपकी मदद करी, या फिर आपका कितना एल्यूमिनाई नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है? एल्यूमिनाई नेटवर्क तो मैं कहूँगा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और इनफैक्ट काफ़ी सारे कंट्रीज़ में मल्टीपल कैंपसेस है, तो एल्यूमिनाई नेटवर्क काफ़ी फैला हुआ है। एंड सेकंड ऑफ ऑल पीपल आर फ्रॉम दिस स्कूल, हर जगह काम कर रहे हैं, मिडल ईस्ट, साउथ अमेरिका, और स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं साउथ अमेरिका, मिडल ईस्ट, एशिया और डिफरेंट रीजन से। तो ऑलरेडी इतना डाइवर्स इनटेक है स्टूडेंट्स का, तो जो एलुमनाइज है वो तो डेफिनेटली बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी की है हर जगह से। और मेरी हेल्प करने की बात रही तो मैं भी जो अप्रेंटिसशिप कर रहा हूँ, अच्छा, उसका क्रेडिट भी एलुमनाई को ही मिलेगा। ही हेल्प मी गेट दिस अप्रेंटिसशिप, सो यस। अच्छा, तो आपने अपने एल्यूमिनाई नेटवर्क के पर्टिकुलरली किसी लिंक्डइन पे पोस्ट डाला था, या फिर इनका कोई जैसे बहुत सारे स्कूल्स हैं फ्रांस में, उनका एक एल्यूमिनाई नेटवर्क का एक अपना ही वेब पेज है, तो आप उसमें एनरोल करेंगे, वो आपसे थोड़ी बहुत फीस चार्ज करते हैं, तो फिर आप उसका भी एक हिस्सा बन जाते हैं। एसेक में भी वो वैसे ही है? एसेक में एलुमनाई नेटवर्क तो डेफिनेटली है, जिसकी फीस हमारी ट्यूशन में ही काउंट हो जाती है, तो यू डोंट हैव टू पे इट लेटर ऑन, और आप लाइफ टाइम मेंबर रहोगे। अच्छा, तो कोई दिक्कत तो नहीं, यू कैन एक्सेस इट एनीवेयर एनीवेयर। एलुमनाई ऑफिस को आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो। अच्छा। तो दोस्तों, बात करें हम एल्यूमिनाई ऑफिस की, तो हमारी जो दूसरी वीडियो होने वाली है, आप उसमें पूरा कैंपस टूर देखेंगे एसेक का, जो हम जस्ट पॉडकास्ट के बाद अभी रिलीज करेंगे, और आपको वो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखने को मिल जाएगा, तो डू चेक इट आउट। तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि यहाँ के फेमस कोर्सेज कौन कौन से हैं? ओह, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केटिंग के यहाँ पे काफ़ी फेमस कोर्सेज है। अच्छा। कि डिफरेंट लग्जरी ब्रांड्स के मार्केटिंग के लिए काफ़ी पार्टनरशिप्स है। इनफैक्ट यहाँ पे एक चेयर्स और ट्रैक्स नाम के होते हैं, जिससे आप एक मेजर फॉलो करोगे। जो ट्रैक होता है, इट्स लाइक अ बंच ऑफ कोर्सेज दैट यू डू थ्रू आउट योर डिग्री। सो लाइक आई एम डूइंग अ फाइनेंस ट्रैक, समवन कुड बी डूइंग इकोनॉमिक्स ट्रैक, कोई मार्केटिंग ट्रैक कर रहा है, सो तो हमारा मेजर हो गया। कोई कुछ भी कर सकता है, बहुत सारे ऑप्शन है, ऑलमोस्ट 20 ऑप्शन है ट्रैक्स के। और चेयर्स होती है वो एक 2 ट्राइमेस्टर लॉन्ग एक पार्टनरशिप होती है विद अ कंपनी। सो इट्स लाइक अ प्रोसेस, यू हैव टू गिव एन इंटरव्यू, यू हैव टू राइट एसेज, और तुमको चेयर के लिए फिर सिलेक्ट करते हैं। तो हर एक चेयर का कोहोर्ट 20 से 25 स्टूडेंट का होता है, और 10 से 15 चेयर्स है एसेक में, मुझे सारी याद नहीं है, बट टू नेम अ फ्यू, देयर इज अ ब्यूटी चेयर जिसके पार्टनर्स एसिल और लग्जोटिका, ऐसे बड़ी कंपनीज है। देयर इज लीडरशिप एंड डाइवर्सिटी चेयर जिसके पार्टनर लॉरियल है, जिसमें मैंने खुद काम करा है। शाउट आउट टू लीडरशिप एंड डाइवर्सिटी चेयर। यस। फिर तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रमोशन अपना भी किया जा रहा है। चेयर का मैंने पिछले साल करी थी। अच्छा। फाइनेंस की चेयर्स भी है, मार्केटिंग की चेयर्स भी है। तो ओके। रियल एस्टेट की चेयर में बहुत सारे पार्टनर्स है, 4-5 बड़े बड़े पार्टनर्स है, सो इसलिए वो काफ़ी फेमस है। सो यस। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि भाई आपकी स्कूल की ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप है, पर क्या इनकी पार्टनरशिप किसी इंटरनेशनल स्कूल्स वगैरह या फिर बिजनेस स्कूल, टॉप बिजनेस स्कूल्स के साथ है?
हाँ मतलब डेफिनेटली। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं, जो स्पेशली मास्टर्स के स्टूडेंट्स, तो उनके पास तो हमेशा ऑप्शन रहता है कि यू कैन गो टू सेमेस्टर एक्सचेंज, ट्राइमेस्टर एक्सचेंज रहता है मोस्टली। सो बहुत सारे पार्टनर स्कूल्स है ऑलमोस्ट 150 कंट्रीज़ में, सो यू कैन गो एनीवेयर यू वांट। एंड कॉलेजेस अगर अच्छी नाम दे तो मुझे याद तो नहीं आ रही अभी कोई स्पेशली, बट यू कैन जस्ट गूगल की एसेट एक्सचेंज पार्टनरशिप यूनिवर्सिटीज। तो दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक में देख सकते हैं कि एसेक की किस किस यूनिवर्सिटी के साथ पार्टनरशिप है। पर जैसे कि एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आपने भी ये फेस करा होगा और हर इंटरनेशनल स्टूडेंट फेस करता है कि जब वो सेमेस्टर एक्सचेंज करता है तो क्या वीज़ा के लिए यूनिवर्सिटी सपोर्ट करती है एज इन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस? हाँ, क्योंकि बहुत बिल्कुल करती है, क्योंकि बहुत अच्छी पार्टनरशिप्स है उनकी दूसरे कॉलेजेस के साथ। और इनफैक्ट उस कॉलेज के बच्चे भी यहाँ आते हैं। और मास्टर्स तक तो एक सेमेस्टर एक्सचेंज लिमिटेड रहता है, क्योंकि लुक एट मी, आई डोंट वांट टू गो टू अ सेमेस्टर एक्सचेंज, तो लोगों का मन रहता है। बट इन बीबीए मैंडेटरी है सेमेस्टर एक्सचेंज। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स इनफैक्ट आते जाते रहते हैं यहाँ पे। और जैसे मैं अपनी रेजिडेंस में रहता हूँ, तो वहाँ पे हर एक ट्राइमेस्टर मुझे एक बंदा मिलता है जो एक ट्राइमेस्टर बाद चला जाएगा, क्योंकि वो एक ही ट्राइमेस्टर के लिए आया है यहाँ पे बीबीए का। अच्छा अच्छा। तो काफ़ी शॉर्ट टर्म फ्रेंड्स बनते हैं, बट बहुत सारे बन जाते हैं। तो इसलिए उनकी पार्टनरशिप काफ़ी अच्छी है और ट्रैवल के लिए काफ़ी हेल्प होती है। तो दोस्तों आप भी आएँ, अगर किसी भी फ्रेंच यूनिवर्सिटी में आएंगे तो आपको सेमेस्टर एक्सचेंज के दौरान कई सारे लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। और ये अच्छी बात है कि आप उन लोगों के साथ अपनी बातचीत बनाएं और दोस्ती बनाएं, क्योंकि किसी दिन आपको उस कंट्री में जाना पड़ेगा तो आप उन दोस्तों से बात कर सकते हैं। पर अगर हम आपकी बात करें, जैसे आपने यूनिवर्सिटी फाइनल कर ली, सब कुछ हो गया आपका, आपने एडमिशन फीस भर दी, तो आपने वीज़ा प्रोसेस कैसे स्टार्ट करी और आपको कितना टाइम लगा टोटली टू कम टू फ्रांस? यस। तो मैंने स्टार्ट करी थी मेरी वीज़ा एप्लीकेशन इन मे, एज सुन एज आई गॉट द रिस्पॉन्स फ्रॉम एसेक। तो मैंने शुरू कर दिया था। और मेरा सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल जो था वो था कैंपस फ्रांस। कैंपस फ्रांस ने मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत दी है। उन्होंने मेरी एप्लीकेशन काफ़ी बार रिजेक्ट कर दी थी, तो आई हैड टू गो टू पुणे एंड गिव अ इन पर्सन इंटरव्यू, और फाइनली उन्होंने एक्सेप्ट करा। और उसके बाद मैं जो फाइनल एप्लीकेशन रहता है ना, जिसमें अंगूठे वगैरह देने होते हैं, बायोमेट्रिक, हाँ, तो वहाँ जाने के लिए कैंपस फ्रांस नेसेसरी है। तो वो मुझे मिलते हुए अगस्त आ गया। मेरी फ़्लाइट यहाँ आने की थी 20 अगस्त की, और मैंने मेरा वीज़ा का इंटरव्यू दिया था 8 अगस्त को। और मुझे इसलिए याद है क्योंकि 10 अगस्त को मेरी कॉन्वोकेशन थी। सो मैं दिल्ली गया था कॉन्वोकेशन के लिए, बट मुझे वीज़ा के लिए वो करना पड़ा, वेट। तो यस। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको भाई को जैसे दिक्कत पड़ी, अगर आपको दिक्कत नहीं लेनी है तो आप हमारे चैनल पे जाइए और कैंपस फ्रांस की सारी वीडियो, मैंने इनकी कैंपस फ्रांस की वीडियो देखी थी, बट इनका एंड का काम सब सही था, गलती कैंपस फ्रांस की थी, वो लोग डिले करे जा रहे थे। तो दोस्तों हमारी कोई गलती नहीं थी, इसमें भाई की अपनी तरफ से गलती थी। पर आप वीडियो देखें और बिल्कुल प्रोसेस वैसे ही फॉलो करें, क्योंकि हमारे पास भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। मैं एक छोटा सा गैप लेके एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। जो भी भाई बंधु फ्रांस में आ रहे हैं, सबसे पहले आपको अपना एडमिशन कंफर्म करना है, उसके बाद कैंपस फ्रांस जाएं और फिर उसके बाद सारी प्रोसेसेस चालू होती हैं। अगर आपके पास एडमिशन लेटर नहीं है तो आप कैंपस फ्रांस नहीं जाएं और आपकी कैंपस फ्रांस में कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि वो एडमिशन पोर्टल नहीं है। और अगर हम अपार्टमेंट की बात करें तो अपार्टमेंट आपने कैसे हंट करा फ्रांस के अंदर? सो बेस्ट थिंग अबाउट एसेक एटलीस्ट इन सर्जी कि इनके 4 स्टूडेंट रेजिडेंसेस है सर्जी में। अच्छा। और एक तो यहाँ कैंपस के बाजू में ही है, और बाकी 2 भी काफ़ी क्लोज है। मैं जहाँ रहता हूँ सबसे दूर है, बट वो ट्रेन से काफ़ी एक्सेसिबल है, तो बस 10 मिनट लगते हैं ट्रेन से यहाँ आने में। सो काफ़ी पास है और काफ़ी बड़े बड़े और अच्छे हैं। सो मैं अप्रूव्ड। तो दोस्तों अगर हमें टाइम लगा तो हम उसको भी ज़रूर कवर करेंगे, जिससे कि आपको एक आइडिया लग सके कि यहाँ पे स्टूडेंट हॉस्टल्स कैसे दिखते हैं और एसेक के पर्टिकुलरली कैसे हॉस्टल्स हैं। कोई भी भाई बंधु आना चाहता है अगर एसेक में, तो ज़रूर उस वीडियो को देखिए। तो अब हम बात करते हैं, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। यस। कि जो एसेक के डॉम्स है, स्टूडेंट रेजिडेंसेस, उसकी रेंट की बात करनी हो तो जी बिल्कुल 700 से लेके 650 से लेके 750-800 के बीच में रेंट है। और डबल रूम सिंगल रूम का डिपेंड करके चेंज होता है। और उसके अलावा सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है वो ये है कि स्टूडेंट रेजिडेंस है एसेक का, सो वो आपको कैफ के लिए हेल्प करते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे देते हैं कैफ के लिए। सो आपको आपके लैंडलॉर्ड के पास जाना नहीं पड़ता अलग से, या फिर अलग सारे एडवेंचर्स नहीं करने पड़ते कैफ के डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस रहता है उसके बाद। तो आपको लगता है कि जो आप पैसे पे कर रहे हैं, जैसे कि 600 यूरो 650 यूरोज, वो वर्थ इट है एज कम्पेयर टू अगर आप बाहर लेते अपार्टमेंट अपना?
मतलब मुझे तो सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर तो ठीक है दोस्तों, ज़रूर उस अपार्टमेंट को आप लें, क्योंकि यहाँ पे अगर आप पेरिस के अंदर लेंगे तो 650 में और 600 यूरोज़ में आपको बड़ी मुश्किल से अपार्टमेंट मिलेंगे और बहुत छोटे मिलेंगे। और स्कूल के पास मिल गया तो आपकी चांदी चांदी है, क्योंकि आप अपना सो के 10 मिनट पहले उठें और अपना स्कूल आएँ और अपना मस्ती से अपना कोर्स करें। तो चलिए अब कोर्स के बारे में ही बात कर लेते हैं थोड़ी, कि आपका कोर्स कौन सा कोर्स है, और पर्टिकुलरली आप उसको थोड़ा डिटेल में बताएं कि आपने उसको कैसे डिज़ाइन करा। ठीक है, तो मेरे प्रोग्राम का नाम है मास्टर्स इन मैनेजमेंट ग्रॉन डेकोल प्रोग्राम एट एसेक, और ये प्रोग्राम का ड्यूरेशन होता है 1 to 4 ईयर्स। सो 1 ईयर वाला है वो इंटेंसिव MIM है, उसमें 1 साल में सारे कोर्स पढ़ने हैं। सो वो मोस्टली वो बच्चे लेते हैं जिनके 4 से 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, जो काफ़ी पढ़ के और उनको फटाफट डिग्री खत्म करनी है ताकि वो अपने जॉब पे वापस जा सके। जो नॉर्मल MIM है वो 2 to 4 ईयर्स होता है, और उसमें 2 ईयर्स मिनिमम ट्यूशन है, आपको 2 साल पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आपको मतलब 3 साल वाला है, 4 साल वालों का एग्जांपल देता हूँ मैं, कि कोई अप्रेंटिसशिप कर रहा है जिसने इंटर्नशिप के लिए गैप ईयर ले लिया हो, वो लोगों का डिग्री एक्सटेंड हो जाता है। जैसे मेरा खुद का डिग्री 3 साल का है। सो फर्स्ट ईयर आई केम टू द कॉलेज, ओनली कॉलेज 3 ट्राइमेस्टर्स, एंड दूसरा साल शुरू हुआ तब से आई स्टार्टेड वर्किंग एट अ कंपनी। सो इट्स लाइक 3 days एट कंपनी एंड 2 days एट स्कूल पर वीक, एंड 2 दिन छुट्टी। सो दिस रिदम विल गो ऑन फॉर 2 ईयर्स, आई विल वर्क फॉर द कंपनी फॉर 2 ईयर्स, और वो बाकी 2 साल, जो मेरा 1 साल बचा था वो अब 2 साल में डिवाइड कर लूँगा मैं, एंड आई हैव टू फिनिश द कोर्सेज इन दिस 2 ईयर्स। सो दैट्स हाउ इट इज़ गोइंग ऑन फॉर मी। सो दोस्तों काफ़ी अच्छा ट्रैक है ये, क्योंकि इन्होंने लिया है अप्रेंटिसशिप ट्रैक आफ्टर 1 ईयर ऑफ स्टडी। तो इसमें क्या आपकी कंपनी ने फीस भी वापस करी है? हाँ, उन्होंने सिर्फ ट्यूशन फीस भरी है, तो मतलब वो मुझे स्टाइपेंड देते हैं जिससे मैं बाकी खर्चे कर सकूँ, बट से ओनली फॉर ट्यूशन। तो बाकी एलुमनाई फीस होती है, रजिस्ट्रेशन फीस होती है, वो तो मुझे खुद ही भरनी पड़ी। जी जी। बट ट्यूशन फीस ही 80-90% ऑफ द चंक है। सो दे रिटर्न बैक टू यू। तो Yeah. ये भी काफ़ी सही है आपकी। मतलब अगर आज के समय में बात करें तो आज एसेक की ग्रॉन रिकॉल की कितनी फीस होगी? यार लास्ट जब मैंने भरी थी तब 46-47,000 ट्यूशन था, बट मैंने जब चेक करा था 50,000 के अराउंड हो गया था अच्छा। इस साल MIM के लिए। सो उतनी है, मतलब काफ़ी बड़ा अमाउंट है। काफ़ी बड़ा अमाउंट है दोस्तों, 50 लाख 55 लाख के करीब ये फीस आपकी बैठती है, बहुत ज़्यादा। और आपको लगता है कि डिफ़िकल्टी लेवल उस ग्रांड रिकॉल जो आप सोच के आए थे इंडिया से, वो डिफ़िकल्टी लेवल पढ़ाई का है या फिर डिफ़िकल्टी लेवल देखो मुझे उतना नहीं लगा जेन्युइनली, और उसका रीज़न ये है फर्स्ट ऑफ ऑल कि फोकस यहाँ पे चीज़ें समझने पे होता है, ना कि तुम डिफ़िकल्ट चीज़ें सॉल्व करो। एक ट्रिवियल एग्जांपल तुम सॉल्व कर लोगे, इनफ है, अगर तुम कॉन्सेप्ट समझ चुके हो तो ये मुझे स्टडी पैटर्न काफ़ी अच्छा लगा। बट इवेंचुअली अगर एग्जाम्स और ग्रेडिंग की बात करें तो उतना मुश्किल लग रहा, क्योंकि हम काफ़ी कंपेटिटिव एनवायरनमेंट से आ रहे हैं। सो इट इज़ लीनियंट। एंड तो दोस्तों अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो आप बिल्कुल टेंशन ना ले, थोड़ा बहुत पढ़ाई करेंगे तो भी आप पास हो जाएंगे, ऐसा है सिस्टम। थोड़ी बहुत पढ़ाई करेंगे तो अच्छे नंबर आ जाएंगे, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करेंगे तो बॉर्डर लाइन पास होंगे। अभी आपने जैसे बोला कि यहाँ पे 2 to 4 ईयर्स की भी MIM डिग्री है, वो कौन सी डिग्री है? तो 2 to 4 ईयर्स तो नॉर्मल है। 4 ईयर्स वाले जो करते हैं वो लोग जनरली क्या करते हैं कि फर्स्ट ईयर स्टडी कर लेते हैं, वो तो काफ़ी नॉर्मल है, फर्स्ट ईयर तो सब लोग स्टडी करते ही है। फ्रेंच बच्चे जो होते हैं वो फर्स्ट ईयर से अप्रेंटिसशिप करने लगते हैं, क्योंकि उनका तो देश है। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट सेकंड ईयर से करते हैं, एंड अगर कोई अप्रेंटिसशिप नहीं कर रहा सेकंड ईयर में एंड दे आर डूइंग एन इंटर्नशिप, जी, सो लोग क्या करते हैं कि दे डू एन इंटर्नशिप टिल फ्रॉम सितंबर टू जैन व्हेन द सेकंड एकेडमिक ईयर स्टार्ट्स, और फिर जैन में अप्रेंटिसशिप्स ज़्यादा नहीं खुलती, मोस्ट अप्रेंटिसशिप्स ओपन फ्रॉम सितंबर। सो पीपल जनरली डोंट गेट एन अप्रेंटिसशिप दैट टाइम, सो दे थिंक ऑफ डूइंग अनदर इंटर्नशिप और फिर अप्रेंटिसशिप करते हैं। सो 1 ईयर फुल इंटर्नशिप गैप ईयर और फिर 2 साल। सो दैट्स हाउ दे टेक इट टू 4 ईयर्स। तो काफ़ी अच्छा ट्रैक है दोस्तों। जो भी बच्चा अगर इस ट्रैक से भी काफ़ी उसको अच्छा लग रहा है तो आप वो भी कर सकते हैं, और कंपनी आपकी फ़ीस देगी और कंपनी आपको लिविंग एक्सपेंसेस देगी। थोड़ा ढूंढने में आपको दिक्कत आई अप्रेंटिसशिप वगैरह यहाँ पर? मतलब पहले तो काफ़ी आ रही थी, बट एज आई सेड मेरे एक एलुमनाई ने काफ़ी हेल्प करी, सो दैट वाज इट, एंड आई गॉट इट इन मार्च 2025, सो लाइक 5 months बिफोर, सो आई एम क्वाइट हैप्पी। तो दोस्तों एल्यूमिनाई नेटवर्क का यही एक फ़ायदा होता है, आप इतने बड़े बिजनेस स्कूल में आएंगे तो कहीं ना कहीं वो आपकी ज़रूर मदद कर देंगे। शायद मेरी भी किसी ने मदद करी थी, जो मेरी पहली इंटर्नशिप फ्रांस में लगी थी वो मेरी एल्यूमिनाई नेटवर्क के थ्रू ही मिली थी। तो यही इसी चीज़ का पैसा देते हो आप नेटवर्किंग का, कि आपको एक एक्सेस हो जाता है और काफ़ी चीज़ आपके लिए आसान हो जाती हैं। तो अगर हम बात करें एडमिशन रिक्वायरमेंट्स की, पर्टिकुलरली फॉर योर कोर्स जो आप बैक प्लस सेंक ग्रॉन रिकॉल है, तो इसकी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या है? एडमिशन रिक्वायरमेंट्स काफ़ी सिंपल है। यू हैव टू बी एन ग्रेजुएट, एक ग्रेजुएशन करनी है, कुछ भी हो सकता है जी,
और उसके बाद यू हैव टू हैव अ वर्क एक्सपीरियंस बिटवीन 0 to 2 years. अगर 2 साल से ऊपर है तो नहीं कर सकते हैं. अच्छा. सो मोस्ट स्टूडेंट्स जो मेरे बैचमेट से दे हैव ईदर वर्क फॉर 1 or 2 years एंड वेरी फ्यू ऑफ देम हैव वर्क फॉर nil years लाइक मी. सो कुछ काम करके ये लोग आते हैं सो दैट इट्स ईजियर टू गेट अ जॉब फर्दर ऑन और थोड़ा फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद पे कम हो जाए. और अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें जैसे कि आपके सीवी हो गए, आपके लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, आपके एसओपी एलओआर, इनको आप कैसे इसको आपने फॉर जॉब एप्लीकेशन फॉर गेटिंग एडमिशन इनटू एसेक? मैंने तो खुद ही करा था. अच्छा. मैंने कॉल करा था. ये सब किसी का नाम नहीं लेना बट जी मैंने पता करा था कि ये सब पे पता कर सकते हैं क्योंकि इंस्टाग्राम पे कस्टमाइज ऐड आने लगती है ना अगर आप कुछ भी सर्च करो तो मैंने भी देखी ऐड पे. बट फिर मेरे को लगा कि इधर पैसे देने से अच्छा है तो मैं खुद ही कर लूँगा काम. तो अगर आप थोड़ा सा बताएं कि क्या क्या चीज़ जो भी न्यू एप्लीकेंट है जो एसेक में आना चाह रहा है, एप्लीकेशन करना चाह रहा है, वो सीवी कैसे अपना डिज़ाइन करे और कैसे उसको सिंपल रखे, क्या क्या चीज़ों पे थोड़ा फोकस करे जिससे उसकी प्रोफाइल थोड़ी स्टैंड आउट हो पाए? ओके मतलब सीवी तो सिंपल ही रखेंगे. तुम्हारे जो भी स्किल्स है नोट डाउन करो. ऐसे मुझे नहीं लगता कि सीवी से उतना डिफरेंस क्रिएट होता है क्योंकि एसएस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे एलओआर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्योंकि सीवी तो एक रिफ्लेक्ट करती है तुमने अभी तक करा क्या है, बट ऐसे एक पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करती है क्योंकि तुम अपने थॉट्स लिख रहे हो, अपने आइडियाज़ है. तो मुझे लगता है ऐसे में ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. अच्छा, ऐसे पे ज़्यादा ये लोग फोकस रहते हैं और इंटरव्यू में भी उसी के सवाल आते हैं. अच्छा. और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह अगर हम सीवी में डालेंगे तो उससे कुछ बेनिफिट है यहाँ पर? हाँ बिल्कुल है. मतलब एक्स्ट्रा क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे क्लब्स है तो अगर इंटरव्यू में डेफिनेटली पूछेंगे वाई एसेक तो लोग जवाब देंगे अपना कि पढ़ना है ये वो. बट अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर करते हो तो यहाँ पे बहुत सारे क्लब्स हैं. मतलब स्काई डाइविंग क्लब भी है शायद जहाँ तक मुझे पता है. तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल के क्लब्स भी है अगर आप चाहते हो ज्वाइन करना. सो यू कैन मेंशन देम, यू कैन सर्च अबाउट देम, टॉक इन योर इंटरव्यू अबाउट देम. तो दोस्तों अगर आप आएँ तो ज़रूर उन क्लब को ज्वाइन करें. जो भी आपने क्लब अभी बताए हैं वो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं. कितने रुपए लग जाते हैं, मतलब फ्री हैं वो या फिर वो कुछ चार्ज करते हैं? कुछ क्लब्स तो मतलब फ्री है जैसे फुटबॉल वगैरह या नॉर्मल चीज़ें, फोटोग्राफी. बट कुछ चीज़ें तो जेन्युइनली एक्सपेंसिव है क्योंकि कोई स्पॉन्सर नहीं कर सकता. जैसे रोइंग क्लब हो गया तो यू हैव टू पे अ फी देन यू कैन रो. सेलिंग क्लब, गोल्फ क्लब, स्काई डाइविंग क्लब तो काफ़ी एक्सपेंसिव होगा क्योंकि मैंने कभी सुना नहीं किसी को जाते हुए. बट यस. तो दोस्तों अगर आप भी आएँ और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर उस क्लब को ज्वाइन करें. बाकी अगर हम लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की बात करें तो इंग्लिश में ये आइल्स, टॉफिल, क्या स्कोर आपका जो था? नहीं मैंने नहीं दिया था. अच्छा, तो मीडियम ऑफ सर्टिफिकेट से जो आपकी बैचलर्स की डिग्री होगी उससे भी आपका हो जाएगा. तो दोस्तों अगर आप आ रहे हैं और अगर आपने आइल्स और टॉफिल नहीं दिया है तो आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन से भी अपना काम चला सकते हैं जिससे आपको आइल्स पे 15 से 16 हज़ार रुपये जितना भी अभी इंडिया में चल रहा है वो खर्च नहीं करना पड़ेगा. तो आगे बढ़ते हैं. अगर हम क्लास के बारे में बात करते हैं, जैसे आप यहाँ पे पढ़ रहे होंगे तो आपकी क्लास कंपोजिशन बाय एथनिसिटी वो यहाँ पे आपको क्या लगती है? यार काफ़ी डाइवर्स क्लास है क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे हैं हर एक रीजन से. और इनफैक्ट जो मैंने बताया कि ASTF एक रहते हैं जो फ्रेंच बच्चे होते हैं तो मोस्टली अपने कोर्सेज फ्रेंच में करते हैं. बट वो भी अपने कोर्सेज कभी कभी इंग्लिश में हमारे साथ करते हैं. तो फ्रेंच बच्चे भी काफ़ी होते हैं क्लास में. इंडियंस तो डेफिनेटली होते हैं क्योंकि मैं खुद भी हूँ. चाइना के काफ़ी लोग हैं, एशिया से काफ़ी लोग हैं, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में से भी काफ़ी लोग हैं, अमेरिकन भी है कुछ. सो काफ़ी डाइवर्स क्लास है. तो इंटरनेशनल गैम्यूट ऑफ पीपल इन वन क्लास, काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको. काफ़ी कल्चर के बारे में आप जानने वाले हैं, उनके खाने वाले के बारे में भी पता कर ले थोड़ा तो बढ़िया रहता है. और प्रॉफ भी डिफरेंट जगह से रहते हैं. मतलब नेसेसरी नहीं है प्रॉफ फ्रेंच ही हो. मेरा एक कोर्स का प्रॉफ भी इंडिया से था फर्स्ट सेमेस्टर में. जी जी जी. तो अभी इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे और इंटरव्यू लेना जो कि मेरे भाई ने अंधे इंटरव्यू दिए हैं और लिए हैं. तो चलिए अब वो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे. तो मेरे भाई जैसे आपने बताया कि HEC का जो इंटरव्यू था वो तो थोड़ा चला गया था इधर उधर, लेकिन यहाँ का जो इंटरव्यू आपका था वो उसकी अगर डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो बोलते हैं ना कि नर्व्स चढ़ गई थी, इट गॉट इनटू माय नर्व्स, कुछ ऐसा हुआ था या जो एसेक के इंटरव्यू में? एसेक का इंटरव्यू तो काफ़ी अच्छा गया था. इनफैक्ट मेरे बाकी के सारे इंटरव्यू काफ़ी अच्छे गए थे स्मूथली क्योंकि मतलब एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं एक पैटर्न समझ गया था क्या क्वेश्चन होंगे. इट वाज मोस्टली इंट्रोडक्शन देन ऐसे क्वेश्चंस. सो आई वाज रेडी विद इट क्योंकि मैंने जवाब लिखे थे. तो क्वेश्चन तो डिफिकल्ट नहीं थे और सच ही बोलना था तो उतना मुश्किल भी नहीं था. और नॉर्मली हम बात करें तो किस किस्म के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? केस स्टडी भी पूछी जाती है या सिर्फ आपके बिहेवियरल क्वेश्चंस रहेंगे ज़्यादा? तो इट क्वेश्चन पहले तो इंट्रोडक्शन देना नॉर्मली हाउ एन इंटरव्यू गोस. ठीक है. उसके बाद कुछ स्पेसिफिक ऐसे क्वेश्चंस होंगे या कुछ स्पेसिफिक कि एसेक में क्यों,
कुछ क्या इंटरेस्ट है आपका, कौन से डिपार्टमेंट में इंटरेस्ट है, कोई स्पेसिफिक कोर्स, कोई क्लब, और फिर वो पूछेंगे कि आपके एम्बिशंस क्या है, लाइफ गोल्स क्या है, ऐसे के आगे क्या सोच रहे हो आप, फ्रांस में आप कौन सा कैंपस क्यों सोच रहे हो, ये वाला कैंपस। जी। तो नॉर्मल सवाल, जैसे सवाल आप पूछ रहे थे वही सवाल जी। उस टाइप के, बट थोड़ा पॉजिटिव जवाब, ऑप्टिमिस्टिक। तो एसेक, मिस्टर एसेक मुझे हायर कर लीजिए, मैं क्वेश्चन बढ़िया पूछता हूँ, इंटरव्यू बढ़िया ले रहा हूँ, जैसा भाई ने कह ही दिया है। तो अगर आपको इंटरव्यू करवाने हैं ओनली 30 यूरोस पर आवर ले लूंगा मैं, और तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए जब तक नौकरी मिलती नहीं है। क्या कहते हैं? जो स्टूडेंट होते हैं ना करंट एमआईएम के, वो लोग लेते हैं, वो लेते हैं? हाँ, उनको भी पैसे मिलते हैं। ये तो बढ़िया चीज़ है यार, मेरा नंबर कॉल मी। बट एसेक के स्टूडेंट होने चाहिए क्राइटेरिया। अच्छा, तो काफ़ी ये चीज़ आपने सही कही। और नॉर्मली जो अगर कोई बंदा पूछे, क्योंकि बहुत सारे लोग ना इंटरव्यू के नाम से काफ़ी डर जाते हैं कि इंटरव्यू में होगा क्या, कुछ आप यूँ कहना चाहेंगे कि ये क्वेश्चन तो आप रट्टा मार के आओ, या मतलब समझ के आओ ही, इन क्वेश्चंस को आपको नेल करना है कि अगर आप पॉजिटिव इम्पैक्ट बनाना चाह रहे हो इंटरव्यू के अंदर? 3 क्वेश्चन है। एक तो फर्स्ट अपना इंट्रोडक्शन नेल करना है, क्योंकि उससे सवाल पूछना काफ़ी आसान है। सही बात। अभी मेरा इस वीडियो का कोई इंट्रोडक्शन देख लेगा मेरा, तो मेरे को कितने सारे सवाल पूछ सकता है कि आपने गोवा में क्या करा, आईटी दिल्ली में कैसा था एक्सपीरियंस, तो बहुत सारे। तो वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आंसर है। दूसरा आंसर ये है कि वाई एसेक, इसके ऊपर आपके पॉइंट सारे क्लियर होने चाहिए। जैसे कोई क्लब में जाना है, कुछ करना है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको पहले से नहीं पता होती क्या करनी है, तो आप ये भी कह सकते हो कि वहाँ पे जाके एक्सप्लोर करना है, मुझे अभी तक नहीं पता, वह देख के चीज़ें सीखूंगा मैं। और तीसरा ये कि आप फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, गोल्स क्या है आपके, क्योंकि उससे काफ़ी कोई जज कर सकता है आपको कि आप कितने एम्बिशियस हो जी। तो उससे एक आपका रिजॉल्व दिखेगा जो एक इंटरव्यू समझ पाएगा। तो ये 3 क्वेश्चन मुझे लगते हैं इंपॉर्टेंट। काफ़ी बढ़िया बताया आपने, और मैं भी एग्री करूँगा इन क्वेश्चंस के साथ। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हैं, इनको आपको प्रिपेयर कम से कम करना ही है। पर अगर अब हम बात करें कोर्स के बारे में दोबारा से, तो काफ़ी लोगों का ये डाउट रहता है, आपका भी शायद होगा, कि यार इंडिया में जैसे काफ़ी लोग अगर मैनेजमेंट साइड जाना चाहते हैं तो वो सीधा वो बोलते हैं MBA करता हूँ। बाहर के लिए भी जब कोई ट्राई कर रहा तो वो सोचता है यार, कन्फ्यूजन रहता थोड़ा कि MBA की जाए या MIM की जाए। देख, एक चीज़ ये भी है कि MBA एक्सपेंसिव है, नंबर 1, और एक्सपीरियंस भी ज़्यादा चाहिए उनको। आपने MIM के लिए बताया 0 to 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। तो जब बंदा रिसर्च करता है तो उसको पता लगता है कि MBA थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड रहती है, और MIM कुछ लोगों का डाउट रहता है कि ये थोड़ी थ्योरेटिकल होती है। क्या आप ये बता सकते हैं हमारे दर्शकों को कि ऐसा केस है या नहीं है, और एसेक में कैसा प्ले आउट करता है? तो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी आयरॉनिक्स है। जिससे मुझे जो थियोरेटिकल कोर्सेज लगते हैं वो मार्केटिंग हो गए, या फिर कुछ भी रैंडम से कोर्स, HR वाले कोर्स, नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, बट समझ रहे हो ना कैसे कोर्स की बात कर रहा हूँ, जिसमें ज़्यादा थियरी होती है कि लोग क्या सोच रहे हैं, स्ट्रेटेजी वाले कोर्सेज। तो उस कोर्सेज मुझे लगा काफ़ी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, क्योंकि हम ग्रुप प्रोजेक्ट काफ़ी करते हैं, केसेस काफ़ी करते हैं, क्लास में प्रेजेंटेशंस देते हैं। तो मेरे को वो वाले कोर्सेज जो थियोरेटिकल होने चाहिए वो भी काफ़ी प्रैक्टिकल लगे। और जो प्रैक्टिकल कोर्सेज जैसे फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, जो मुझे जेन्युइनली पसंद है, जो मैं कर रहा हूँ, तो वो तो प्रैक्टिकल होने ही थे, और वैसे ही है एक्सपेक्टेड। तो काफ़ी अच्छा पेडागोजिकल प्रोसीजर इनका अच्छे से डिवाइड किया है। तो जहाँ पे थ्योरेटिकल होना वहाँ पे थ्योरेटिकल है, जहाँ पे प्रैक्टिकल करना है तो वो भी उसको बखूबी कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर आप थोड़ा सा टच कर पाएँ इस बारे में, मुझे याद नहीं आ रहा अगर मैंने पूछा है कि आपकी स्पेशलाइजेशन क्या थी, कौन सा ट्रैक आपने सेलेक्ट किया? मैं कर रहा हूँ अभी कॉर्पोरेट फाइनेंस और फाइनेंशियल मार्केट्स का ट्रैक। कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब पैसा ही पैसा छापना है आपने आगे आने वाले दिनों में। लगभग कितनी आप की मांग है आगे आने वाले एम्प्लॉयरों से, कितना पैसा चाहिए आपको? जितने में भाड़ा निकल जाए और अच्छा खाना मिल जाए। ज़्यादा सोच नहीं है भाई, इंडिया से आने वाले लोग संतुष्टि में विश्वास रखते हैं। हमारे भाई एसेक में पढ़ रहे हैं, फिर भी ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, भाड़ा चाहिए तो 1500 में चलेगा। जो भी एम्प्लॉयर देख रहा है 1500 देना। पर जोक्स अपार्ट अगर आगे चलें तो अगर हम फी स्ट्रक्चर पे, तो आपने पहले ही कवर कर दिया, थोड़ा सा आप अगर बता पाएँ, अगर आपको नॉलेज है तो बताएं, नहीं है तो कोई बात नहीं, आने वाले सालों में पता लग जाएगा कि प्लेसमेंट के बारे में आप कुछ सुनते हैं, प्लेसमेंट ड्राइव होती है यहाँ पे, क्या इंडिया की जैसी प्लेसमेंट ड्राइव या करियर फेस्ट टाइप लगता है? तो करियर फेस्ट तो लगता रहता है, प्लेसमेंट ड्राइव नहीं होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल करियर फेस्ट इज अ कांस्टेंट प्रोसेस, क्योंकि कंपनीज आर ऑलवेज हायरिंग। कुछ कभी कभी लग्जरी ब्रांड्स का कॉलेज करियर फेस्ट होता है, कभी कभी सिर्फ फाइनेंस ब्रांड्स का, कभी कभी फुल करियर फेस्ट होता है। ठीक है। तो वो ऑर्गेनाइज करता है एसेक करियर सर्विसेज, जो एसेक की ही एक ऑफिस है जिसको ऑपरेट करने के लिए एसेक की ही एम्प्लॉयज है। उसमें प्रोफेशनल्स है, करियर एडवाइजर्स वगैरह। तो वो आपको CV टेलर करने में हेल्प करते हैं, आपको कवर लेटर्स ड्राफ्ट करने में भी हेल्प करते हैं। उसके अलावा आपको कोई एक एसेक का जॉब पोर्टल भी है जहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिक एसेक ओनली जॉब्स आती है, तो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, और वो करियर सर्विसेज मेंटेन करती है वेबसाइट। So it's not like a placement drive. You have to go out and look for the job that you want. But ESSEC will help you on the way. It will not
take you to the place. It No will spoon just, feeding. हाँ, Okay. you have to go there yourself. They will just Okay. help you show the way. Which is nice. I mean, you have to work on your own. Yes. लेकिन अगर हम बात करें करियर फेस्ट की भी अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो कंपनीज आती हाँ। होंगी तो वो आपको ज़्यादा फ्रेंच फोकस्ड लगी या इंग्लिश स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी थी? अगर मैं अभी इंटर्नशिप तक की बात करें या जॉब्स के बारे में मैंने अभी तक कोई करियर फेस्ट अटेंड नहीं करा, ओके क्योंकि मोस्टली जॉब्स के लिए होते हैं. ओके इंटर्न्स के लिए भी आते हैं वो लोग, बट मेरा मन नहीं था इंटर्नशिप करने का उन कंपनीज में जो उस टाइम आई थी. ओके सो इस बारे में आपको ज़्यादा आइडिया knowledge- नहीं है. कोई बात नहीं. फिर जब आप कभी किसी दिन ग्रेजुएट होंगे फिर से आपका इंटरव्यू ले हाँ लेंगे और फिर बिल्कुल, से पता कर तब लेंगे. वो जवाब का सवाल का जवाब अच्छा है बुरा अच्छा पता चल निकलेगा. जाएगा. ठीक है. तो एक और चीज़ हमारे दिमाग में सवाल रहता है कि कई बार काफ़ी सारी कंपनीज ये मार्केट करती हैं कि उनके कॉलेज में बहुत बढ़िया बढ़िया गेस्ट लेक्चर गेस्ट स्पीकर्स होते हैं. बड़ी बड़ी कंपनी KPMG वगैरह के प्रोफेशनल्स आते हैं. क्या ऐसा यहाँ पे भी पाया जाता है? क्या आपने कभी कोई ऐसी क्लास अटेंड करी? यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो प्रोफेसर होते हैं वो लोग ने भी वर्क करा होता है कंपनीज में, तो वो Okay. ऑलरेडी एक प्रोफेशनल थे इंडस्ट्री के जो अभी Okay. प्रोफेसर है. ओके उसके अलावा हर एक कोर्स में जनरली एक क्लास होती है जिसमें गेस्ट लेक्चर आता है फॉर लाइक एन आवर और 2. तो क्लासेस आर 3 घंटे की क्लास होती है. तो उसमें 1 घंटा कोई गेस्ट लेक्चर आ जाता है, सो यू कैन कनेक्ट विद देम. समटाइम्स दे ऑल्सो हैव एन इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, सो यू कैन ऑल्सो टॉक टू देम. उसके अलावा गेस्ट लेक्चर पे बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि जनवरी का जो फर्स्ट वीक होता है उस टाइम इमेजिनेशन वीक चलता है. एंड थ्रू आउट द वीक जो MIM फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनको पूरा 9 to 5 अटेंड करना है पूरे टाइम. कॉलेज में रहना है एंड फुल डे टॉक्स होती है. सो द टॉक्स आर इन अ बिग हॉल जो अभी फुल होगा, हम जा नहीं सकते ओके क्योंकि चल रही होगी. तो उसमें आते हैं काफ़ी लोग, एक्स नोबल लॉरिटीज भी आते हैं, डिफरेंट प्रोफेशनल्स आते हैं और बिजनेस वाले नहीं आते. फ्रॉम वाइड रेंज ऑफ, कोई माउंटेन लास्ट ईयर माउंटेन क्लाइंबर आया था, एक एस्ट्रोलॉजर आया था जो स्पेस का एक्सप्लोर कर मतलब बहुत टाइम से रिसर्च कर रहा था. फिर एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वाला बंदा आया. सो दे स्पीक एंड यू गेट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम देम. नाइस परफेक्ट. तो मेरी नज़र में जितना भी मैं अभी तक सुन रहा हूँ भाई से कि यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देने की, कि जो भी वो फीस कोट कर रही है उस हिसाब से आपके पास सर्विसेज भी हैं. लेकिन अगर हम बात करें पढ़ाई से हटके, क्योंकि बहुत बोरिंग बातें कर ली हमने, अब बात करते हैं थोड़ा सा लिविंग लाइफ के बारे में कि यहाँ पे लाइफ कैसी है. सबसे पहली बात, दिल लग रहा है फ्रांस में? अच्छा लग रहा है आपको फ्रांस में? बढ़िया है, मज़ेदार है? मज़ेदार है. गर्लफ्रेंड वगैरह बनी? या ठीक है, तो बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर. तो अगला सवाल है कि यहाँ पे लिविंग कॉस्ट लगभग कितना आ जा रहा है आपका? क्योंकि आपने अपार्टमेंट के कॉस्ट के बारे में टच किया. खाना पीना रहना, दारू उरू अगर आप पीते हैं या नहीं पीते हैं हमें कोई मतलब नहीं, पर ओवरऑल घूमना उमना सारा कैलकुलेट करके कितना कॉस्ट आ जा रहा है? यार रेंट तो जैसे बताया 700 यूरोज है, उसमें से Okay. कैफ अभी तक वापस मिलेगा 200-250 यूरोज तक. Alright. वो कोई भी रेंज हो सकता है. ओके सो लेट्स से 500 यूरोज रेंट हो गया, 450-500 एंड रेस्ट ऑल ग्रोसरीज वगैरह सब कुछ मिला के मतलब 1000 यूरोज इज इनफ आई थिंक. 1000 यूरो जाना ही जाना है मतलब इन हाँ, जनरल. हाँ. एक बेसिक लिविंग कॉस्ट भी अगर आप मेंटेन करके हाँ. चल रहे हैं, और इसमें थोड़ा बहुत घूमना वगैरह भी इन्वॉल्व है. हाँ, क्योंकि आपके और भी एक्सपेंसेस है ना, जैसे ट्रैवल, RER का ट्रैवल हो गया जी. तो उसका भी कार्ड लेना है आपको. जी उसके अलावा आप और भी फैसिलिटीज अवेल करेंगे, कुछ सब्सक्रिप्शंस लेंगे, आपका सिम कार्ड हो गया. तो ठीक ये सब पेमेंट्स भी चलती रहती है जो मंथली होती है, तो ठीक है. इसलिए इट एड्स ऑन. और इन जनरल ये जो सर्जी वाला एरिया, ये आप सेफ महसूस करते हैं अपने आप को इस एरिया में? हाँ, मतलब लोगों को मुझसे डरना चाहिए. क्योंकि आप इंडिया से आ रहे हैं. अच्छा ठीक है. तो आई एम नॉट द वन, क्या बोलते I हैं, am क्या? not in danger, Skylar. I am the danger. आई एम द डेंजर, वो वाली बात है यहाँ पे. ठीक है. और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि आपने तो चलो अपार्टमेंट यहीं पे ले लिया था, वैसे ये सभी को अकोमोडेट करने लायक इनके पास हैं हाँ, अवेलेबल? बिल्कुल. क्योंकि काफ़ी बच्चे जो फ्रेंच होते हैं वो जनरली प्राइवेट रेजिडेंस में चले जाते हैं. उनके फैमिली वाले भी पेरिस के अराउंड रहते ही होते हैं. सो दे ट्रैवल बाय RER, सो यू जनरली गेट अ रूम इन ओके रेजिडेंसेस वेरी इजीली. ओके. और आप किसी अपने ऐसे दोस्त को भी जानते हैं जिसने अपार्टमेंट वगैरह खुद से लिया हो, मतलब ऐसे के अंडर हाँ, नहीं रह मेरे रहे हो? अभी दोस्त काफ़ी सारे मूव आउट हो गए क्योंकि अब सेकंड ईयर से मेरे बैच के काफ़ी लोग भी अप्रेंटिसशिप का काम कर रहे हैं. ओके तो मेरे को यहाँ सर्जी में रह के ऑफिस जाना ज़्यादा नज़दीक पड़ता है, पर कुछ लोगों को दूर पड़ता है. सो दे लिव इन पेरिस समवेयर वेरेवर दे फाइंड गुड. तो आपको उस बारे में कुछ आइडिया है आपको उनके रेंट के बारे में? हाँ, रेंट वगैरह या नहीं, ढूंढने में no कितनी idea. मशक्कत आती है? अभी मैं शायद अगले हफ्ते जाऊंगा तो पूछ लूंगा. पूरा पूछ लेना, बता देना हमारे को. मैसेज कर दूंगा, फिर स्क्रीन पे आ जाएगा. स्क्रीन पे आ जाएगा सारा का हाँ. सारा दोस्तों. तो दोस्त एक बात ये करेंगे कि कुछ ये काफ़ी पोलराइजिंग सब्जेक्ट है. वैसे कुछ लोगों को पेरिस पसंद आता है, कुछ लोगों को नहीं आता. आपके नज़र में पेरिस कैसी जगह है? मतलब आपको पसंद आई है या आपने क्या क्या एक्सप्लोर किया है, आने लायक है या नहीं? यार फर्स्ट ऑफ ऑल पहले सर्जी की बात करते हैं. तो सर्जी पेरिस से थोड़ा बाहर है,
पेरिस का एक कॉम्यून है। ओके, सो पेरिस की हिस्ट्री बता दो थोड़ी सी मैं। बिल्कुल सर। आपको ये पता है कि पेरिस में ऊंची बिल्डिंग्स क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि एफिल टावर के से ऊंची बिल्डिंग बनाने का लॉ पास करा है कि उससे ऊंची बिल्डिंग बन नहीं सकती, तो 3 या 4 स्टोरी के ऊपर कोई बिल्डिंग जा नहीं सकती। Alright. तो इसलिए सिटी काफ़ी स्प्रेड आउट है। और उन्होंने ये भी डिसाइड करा था कि ओरिजिनल सिटी सिर्फ वो 20 डिस्ट्रिक्ट्स रहेंगे, जिसको हम वांग तारोंदिस्मा बोलते हैं ना। यस यस। तो वो ओरिजिनल सिटी है, तो उसके बाहर जो सिटी डेवलप हुआ है कॉम्यून्स है, तो वो Okay. पेरिस में कभी आएगा ही नहीं। ओके ओके ओके। सो यहाँ पे सर्जी तो काफ़ी टाइम से रिनोवेशन चल रही थी मेन सर्जी में। अभी स्टेशन वगैरह सब रिनोवेट हो गया, तो अभी काफ़ी खुला खुला लग रहा है शहर, और बढ़िया ही है। और जब मैं पेरिस जाता हूँ, काफ़ी टाइम लगता है पेरिस जाने में, 40-45 मिनट्स। आप भी वहीं से आ रहे हो तो आपको पता होगा। जी बिल्कुल। सो पेरिस जाता हूँ तो काफ़ी मेरे को लगता है पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली सिटी है, क्योंकि आप आराम से चल फिर सकते हो और काफ़ी फन प्लेस है। मतलब देयर इज ऑलवेज समथिंग टू डू, राइट। नेवर अ डल मोमेंट आई वुड से, अनलेस इट्स स्नोइंग, क्योंकि sure. बारिश में भी काफ़ी हैपनिंग है, बट स्नो में थम जाता है शहर। स्नो वैसे आपको इन जनरल पसंद है स्नो? यार साल में 1-2 दिन ही होती है, तो अगर मैं घर के अंदर हूँ तो पसंद है, अगर ऑफिस जाना है तो नहीं पसंद है। तो हाँ, अगर आप चाह रहे हैं, अगर आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन है कि क्या पेरिस में बर्फ़ पड़ती है, वैसे मैक्सिमम आपको पता ही होगा, ट्रैवल व्लॉग्स आपने देख लिए होंगे, तो बर्फ़ भी बढ़िया पड़ रही है, वो भी पूरा मज़ा आएगा। मतलब ऐसे एक ओवरऑल कंप्लीट पैकेज लग ही रहा है मुझे, शायद एडमिशन ले ही लेनी चाहिए आपको अगर आप लेना चाहते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगर हम बात करें पार्ट टाइम वगैरह की, क्या आपने इस बारे में कुछ टच किया? क्या आपके कुछ दोस्त पार्ट टाइम करते हैं यहाँ पे? यार जनरली लोग नहीं करते पार्ट टाइम एसेक में, क्योंकि अप्रेंटिसशिप होती है सेकंड ईयर से, तो लोग फोकस करते हैं अपने स्टडीज़ पे और अप्लाई करने पे, ताकि एक अच्छा रोल बाद में मिल जाए। लेकिन अगर बात करें कुछ लोगों, जैसे कोई फॉर एग्जांपल पार्ट टाइम नहीं ले पाया, अब उनके पास एमएससी के ही ऑप्शन, उन्होंने या तो रेगुलर एमआईएम का ट्रैक ले लिया या उन्होंने एक बेसिक एमएससी करी, ठीक है, तो वो कर पाते हैं क्या? ये पॉसिबल भी है कि आप फर्स्ट ईयर के साथ साथ? आप कोई भी डिपार्टमेंट में एसेक में कोई भी आपका मेजर हो, यू हैव टू शो मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस। ओके सो यू हैव टू वर्क, ओके बट नॉट लाइक अ पार्ट टाइम, एज अ इंटर्न और some full-time role Alright. that you have to do when you're in college. So even if you're doing masters in finance MIF, ओके या कोई और मास्टर्स कर रहे हो, स्पेशलाइज्ड मास्टर्स या कुछ भी सस्टेनेबिलिटी मास्टर्स, सो यू हैव टू वर्क मैंडेटरीली। ओके। तो ये भी ठीक है, इन्होंने जैसे कहा। वैसे आप रिकमेंड करेंगे किसी को कि पार्ट टाइम करनी चाहिए, या आप समय सेव करके, भले ही पैसा आपका लग जा रहा है, घर से जा रहा है, आप वो टाइम सेव करें और अपने करियर की ओर ध्यान दें? मैं भी ये क्वेश्चन काफ़ी सोचा था, बट मुझे लगता है कि टाइम सेव करना चाहिए, और यू हैव टू गेटिंग अ सिंगल बेटर रोल इज बेटर देन वर्किंग कंटिन्यूअसली राइट। फॉर नो रीजन। आई एग्री मोर और लेस। तो मेरे को लगता है जितने भी एकेडमिक रिलेटेड हमारे क्वेश्चन थे, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड क्वेश्चन थे, वो हमने पूछने की कोशिश करी और इन्होंने बखूबी उनका जवाब भी दिया। लेकिन अगर आपके कोई और भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी और क्वेरी है, तो आप डायरेक्टली हमसे भी पूछ सकते हैं। और अगर आप कंफर्टेबल हैं, आप अपनी सोशल मीडिया की आईडी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हम उसको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप इनके साथ डायरेक्टली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या तो लिंक्डइन पे या अदर सोर्सेज पे। और काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। आपका कोई फाइनल सजेशन हो हमारे व्यूअर के लिए? कुछ नहीं यार, खुश रहो, टेंशन मत लो। ऐसे चिल रह के अगर आप यहाँ आएंगे तो आपका टाइम बहुत बढ़िया कटेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई डिप्रेशन नहीं आएगा। भले ही बाहर वेदर इतनी भी अच्छी नहीं है, मेरे को पर्सनली वेदर ठंड की इतनी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि हमारे यहाँ तो धूप धाप भी निकलती है, यहाँ पे वो नहीं निकल रही है। पर ऑल इन ऑल काफ़ी बढ़िया रहा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। हमने जितनी भी क्वेश्चंस हम एड्रेस कर पाए वो हमने भाई से पूछे, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अगर लगता है कि लेफ्ट आउट रह गए हैं, कोई हमने नहीं कवर किया है, तो आप कमेंट बॉक्स में पंच इन कर सकते हैं, और हम नेक्स्ट वीडियो में उन क्वेश्चंस को जरूर ध्यान रखेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में, आने वाली वीडियो में आपको कैंपस टूर की वीडियो मिल ही जाएगी, तो आप ज़रूर हमारे साथ बने रहिए और ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए। जल्दी मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।